व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भावना। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। आज हम करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी में nth टर्म क्या होती है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एपी लेट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, लेट दी एपी। एपी को लेट करेंगे, ठीक है। कुछ भी लेट कर सकते हो आप। हम लेट करते हैं A1 A2 A3, ठीक है। ये एपी हमने लेट कर ली। इसके अंदर क्या है, A1 है, यानी ये A1 या A की बात है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और D क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस। ये सारी चीजें हमने लेट की है, डिफरेंस, ठीक है। ये आई है। अब क्या करते हैं कि हम ना, जैसे फर्स्ट टर्म तो हमें पता चलेगी कि A है। अब A2 निकालना हो तो इसको किस तरीके से निकालेंगे A2 को। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाया है, तो आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, A2 को लिखेंगे A प्लस डी। एक तो ये लिख सकते हैं A प्लस डी। अब अगर मैं इसमें n का रोल लेके आऊं भाई, अगर हमें पता नहीं कि n का मतलब होता है, n का क्या मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। भी जो टर्म दी हुई है उसका नंबर क्या है। जैसे A1 है तो A1 में n की वैल्यू क्या है, 1 है। जो यहाँ है वही n है, ठीक है। मतलब जैसे A2 है तो यहाँ n क्या है, 2, ठीक है। जो टर्म का नंबर है वही n है। इसी तरीके से अगर इसका n का रोल लेके आऊं, मैं इसको यहाँ लेके आना चाहूँ तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, देखो a प्लस 2 माइनस, अगर 2 में से 1 माइनस करूंगी, यहाँ क्या है, ये सेम सिचुएशन हमें यहाँ बनानी है, ठीक है। और बीच में n को लेके आना है, मेन बात ये है। तो यहाँ n है, ये क्या है, 2 है, माइनस, मैं इसमें से क्या माइनस करूं कि ये वाली टर्म आ जाए 1, इनटू में हम क्या कर देंगे d, ठीक है। तो ये क्या बनेगा। इसी तरीके से एक बार A3 भी निकाल के देखते हैं। A3 का क्या होगा, A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2d, ठीक है। एक और तरीके भी से भी लिख सकते हैं इसको। अब एक और, पहले इसको n का रोल लेके आते हैं इसके अंदर कि n होगा तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस n की वैल्यू यहाँ क्या है, 3 माइनस 1 इंटू डी। क्या ये सेम कंडीशन बन रही है, a प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा, 2d हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर A4 निकालना चाहूं तो A4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d प्लस, यहाँ इसको n की फॉर्म में लेके आएंगे तो a प्लस n की वैल्यू यहाँ क्या है, 4 माइनस 1 इंटू डी। ये सेम कंडीशन बन गई। मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर n का रोल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते थे, मैं बोल रही थी बीच में, फिर मैंने n का रोल बता दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी प्लस डी, ये भी लिख सकते हैं ना। इसको क्या है, 2d को 2 बार लिख दिया हमने और कुछ नहीं किया। इसी तरीके से अगर हमें 3d लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 3d, ये लिख दिया। और इसको, ठीक है, n की फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रही थी कि nth टर्म के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी यहाँ तो हमें पता था कि A1 है, n का नंबर 1 है, मतलब फर्स्ट टर्म है तो n 1 है। अगर कई बार हमें ये होता है कि टर्म का पता नहीं है कि टर्म है, टर्म दी हुई है, वो कौन से नंबर पर आएगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, an कहेंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे यहाँ अगर नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं है तो वहां हम n नहीं लिखेंगे, तो n इज इक्वल, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, a प्लस n का n आ जाएगा, जो टर्म हमें पता नहीं, माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये क्या बन गया, an का फॉर्मूला बन गया। अब जब भी हम आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। an क्या है, एपी की एक जनरल टर्म ही है, ठीक है। जैसे A1 है, A2 है, A3 है, वैसे ही an भी एपी की जनरल टर्म ही है,
ठीक है। ए एन का मतलब होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब हमें टर्म का नंबर पता नहीं है। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल करेंगे तब समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं हम। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी टेंथ, ये थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं वो है ये, फाइंड दी टेंथ टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी की टेंथ टर्म निकालनी है। मतलब हमें क्या दे दिया, नंबर दे दी, नंबर मतलब एन दे दिया, नंबर ऑफ टर्म दे दिया, मतलब एन दे दिया। एन की वैल्यू हमें क्या दे दी, यहाँ छोटा एन लिखेंगे, एन की वैल्यू क्या दे दी, 10 दे दी। मतलब कि एपी में 10वें नंबर पर जो टर्म आएगी वो बताओ हमें, ये कहता है। ठीक है, इसको ना वैसे देखो, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसको आगे आगे ऐड करते करते फिर 10th टर्म निकलेगी ना। इससे अच्छा इन्होंने हमें एक फॉर्मूला बना के दिया जो हमने अभी अभी किया था ए एन वाला। ठीक है, उसे करते हैं। पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लो, एपी दी हुई है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए हो जाएगी, यानी 2 आ गया। डी निकालेंगे तो डी क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। 7 माइनस 2 क्या दी हुई, 7 माइनस 2 हो गया 5, यानी डी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। एन का फॉर्मूला भी अभी हमने क्या किया है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू क्या दी है अभी हमें, 10, यानी A10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने निकाली 5। सॉल्व करो इसे, 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 2 प्लस 9, ये हुआ 9 5 जा 45, 45 और 2 होगा 47, यानी A10 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 47। ठीक है, जब हमें नंबर ऑफ टर्म मतलब कोई भी टर्म निकालनी हो आगे की, तब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल करते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म, एपी दी हुई है हमें इस -81, इस -81 मतलब ये हमें एपी की एक टर्म दी हुई है कि -81 है, ये कौन से नंबर पे आती है ये टर्म एपी की। इज ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या एपी में कोई टर्म 0 भी होती है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दो। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हमें क्या दी हुई है, एपी दी हुई है, लिख लो 21, 18 और 15। इससे क्या निकालो, ए निकालो 21, डी निकालो A2 माइनस A1, 18 माइनस 21, यानी -3 आ गया डी हमारा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये हमें टर्म दी हुई है, टर्म दी हुई है ना एपी की कोई टर्म, तो मतलब ये क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। मतलब एपी की एन, हम मान लेते हैं कि एपी की एन नंबर पे जो टर्म आएगी वो -81 होगी। ठीक है, अब एन नंबर, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं है ना, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू 21 प्लस एन की वैल्यू निकालना ही हमें -1 इंटू डी की वैल्यू -3, और यहाँ ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है, इसको यहाँ पुट कर लो -81, हाँ। तो अब इसे सॉल्व करो, -81 इज इक्वल टू 21 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, -3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, इसको इस साइड सॉल्व करते हैं हम। ये -81 है, यहाँ 21 किसका है, प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड क्या बचा, -3n प्लस 3। इसको यहां भी सॉल्व कर सकते थे वैसे,
इस ब्रैकेट को खोल के 21 में 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। पर यहाँ ले आए तो इधर सोल्व करते हैं, माइनस माइनस होंगे प्लस, पर साइन माइनस का आएगा, 1 और 1 2, हाँ यही आएगा, 8 और 2 10 इज इक्वल टू -3n प्लस 3, ठीक है। -102, यहाँ प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -3n, ये कितना हो गया, -105 इज इक्वल टू -3n, ठीक है। माइनस इधर भी है, कैंसिल कर दो, 105 यहाँ, ये किस में है, 3 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, n अकेला बच गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, 35, n इज इक्वल टू 35 आ गया। अब आगे का पार्ट सोल्व करते हैं। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कहा है कि इस एपी में कोई टर्म जीरो भी होगी क्या, तो कोई टर्म दी हुई है, मतलब वो क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है हमें, तो an इज इक्वल टू 0, और ये बताना है कि ये जो टर्म होगी ये 0, ये कौन से नंबर पे आएगी, यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी n बताना है, n निकालना है। बाकी सारी चीजें हमें दी हुई है, a और d यहाँ से ले लेंगे हम। तो अब an का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या दी हुई है, 21 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू -3, ठीक है। और an क्या दिया हुआ है, 0, इसको सॉल्व करो, 0 इज इक्वल टू 21 प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n प्लस 3, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 0 इज इक्वल टू 21, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस साइन की मल्टीप्लाई क्या होगी, -3n, प्लस प्लस की होगी +3, 0 इज इक्वल टू 21 प्लस का और 3 प्लस का, 21 और 3 24 -3n, इस 24 को इधर ले आएंगे तो -24 हो जाएगा, यहाँ प्लस का था, इज इक्वल टू -3n, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 3n, यहाँ 3n की मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या आ गई, 8, यानी जो 8th टर्म होगी वो 0 होगी। इस एपी में जो 8th नंबर पे टर्म आएगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो 8th टर्म ऑफ, therefore 8th टर्म ऑफ the AP is 0। हम फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं, डिटरमाइन दी एपी, हमें एपी डिटरमाइन होता है बनाना, एपी बनाओ हुज थर्ड टर्म हमें दी हुई है 5 और 7th टर्म इज 9, ठीक है। 7th टर्म क्या दी हुई है, 9। तो इस चीज को हम सॉल्यूशन करते हैं इस तरीके से, a3 इज इक्वल टू 5 और a7 इज इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इसका यूज करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसे क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, दोनों को सॉल्व करेंगे। इसमें मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी जो कि आपके 3rd चैप्टर में आएगा, ठीक है। जब मैं आपको 3rd चैप्टर करवाऊंगी तब आप वहां से समझ लेना इस चीज को। क्या करूंगी इसमें मैं, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना, मतलब एक वेरिएबल को खत्म करके दूसरे की वैल्यू निकालना। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या कर रही हूँ मैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एक वेरिएबल को खत्म करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगी सब्ट्रैक्ट,
और जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। सभी के साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस। अब ए ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब माइनस का 6d है और प्लस का 2d है, तो क्या बचेगा, माइनस का 4d, माइनस का 4d, और यहाँ माइनस का क्या है, 9 है और प्लस का 5 है, तो यहाँ बचेगा -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 4/4 कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया। तो यहाँ क्या आ गई, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, अब एक चीज की वैल्यू निकाल ली हमने, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकाल ली। अब जो वैल्यू आई है d की, उसको या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लो या सेकंड में। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। ठीक है, ये t है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। 1 इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ठीक है, a प्लस 2d की वैल्यू क्या आई अभी अभी हमारे पास, d इज इक्वल टू 1 आया ना, 1 5। ठीक है, a प्लस 2 1 जा 2 5, a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को इधर लेके जाएंगे। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो उसे अकेला रख लिया करो, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया करो। 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 3, और d की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली है 1। अब AP जनरेट करनी है, तो AP की फर्स्ट टर्म तो दी हुई है, सेकंड कैसे निकालेंगे, a प्लस d। a की वैल्यू क्या आई है अभी हमारे पास 3, प्लस d की वैल्यू 1, यानी 3 प्लस 1 4, a3 निकालेंगे, a प्लस 2d, a क्या है 3 प्लस 2 इंटू d इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 1 जा 2, यानी 5। a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, a की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू 1, यानी 3 प्लस 3 1 जा 3 6। तो AP क्या बन गई हमें, AP में आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, A1 A2 A3 और A4, ऐसे ऐसे। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, A1 की क्या वैल्यू आई थी अभी हमारे पास, A1 यानी फर्स्ट टर्म, तो 3 4 5 6। ठीक है, AP बन गई है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। हमें लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है, ये इसका चेक करना है कि 301 है, इसकी टर्म है या नहीं है। पहले तो हमें देखना होगा कि क्या ये AP है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, द लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब लिस्ट दी है नंबर की, इसने ये नहीं बोला कि एक AP है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन में D निकालना होगा, यानी चेक करना होगा क्या एक AP है। AP है तो फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ, 5 11 17 23 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। D निकालने के लिए D1 A2 माइनस A1, 11 माइनस 5 6, D1 की वैल्यू आ गई। D2 निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 17 माइनस 11, यानी 6, D2। D3 कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है 23 माइनस 17, ये भी होगा 6। ठीक है, तो D3 की वैल्यू भी क्या आ गई 6। D1 क्या आया था 6, D2 भी 6 और D3 भी 6।
तीनों डी सेम आ रहे हैं, मतलब ये एपी है। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर form an AP because their common difference is same। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, एपी फॉर्म करती है। तो अब इसका आगे का पार्ट करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एपी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका फर्स्ट टर्म दी हुई है 5 और डी क्या मिल रहा है 6। ठीक है, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, कि जो 301 दिया हुआ है ये इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेट कर लेंगे कि जो 301 है ये nth टर्म है एपी की। ठीक है, nth टर्म है मतलब नंबर ऑफ टर्म है, पर ये नहीं पता कौन से नंबर पे आएगी, इसका मतलब हमें n निकालना है और an की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 301। ठीक है, अब ये सभी वैल्यूज को an वाले फॉर्मूले में पुट करो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 301, a की वैल्यू 5 प्लस n निकालना है इंटू डी की वैल्यू 6। 301 5 प्लस आएगा ना यहाँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6n माइनस 6। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 5। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6n प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 6। ठीक है, 301 इज इक्वल टू, यहाँ 6 किसका है, माइनस का, और प्लस का क्या है 5, तो यहाँ होगा 6n माइनस 1। अब इस 1 को माइनस का इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। तो ये हो गया 302 इज इक्वल टू 6n। 302 बाय में 6 इज इक्वल टू n। अब इसको कट करते हैं, 2 की टेबल से करेंगे 3, 2 1 जा 2, 5 और 2। ठीक है, ये क्या आ गया इज इक्वल टू n। ठीक है, n की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब किस नंबर पे आएगी ये टर्म। तो देखो n क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ना ही n नेगेटिव होगा और ना ही माइनस में होगा। n हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि n का मतलब है कौन सी नंबर पे आ रही है। तो 1 पे आ सकती है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ना ही तो वो माइनस में जाएगी कभी, और ना ही क्या जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता सॉरी, ना ही नेगेटिव हो सकता। ठीक है, मतलब n हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये क्या है, n की फ्रैक्शन में दे दी, मतलब ये n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 301 is not a term of this AP। ठीक है, क्योंकि n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, n को कभी भी हम क्या है नेगेटिव में आ जाएगी तो भी n सही नहीं है, और ना ही फ्रैक्शन में आ जाएगा तब। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की टर्म नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कि हमें ये बताना है कि कितने नंबर होते हैं जो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 हो। सबसे पहले जो 2 डिजिट नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं। ठीक है, 10 से शुरू होते हैं, 10 फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल बाय है, नहीं है। 11 भी नहीं है। 12, हाँ 12 है। तो अब 12 हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, तो हम सीधा यहाँ एपी बनाएंगे। अब पहले लिस्ट बना भी सकते हो, लिस्ट ऑफ नंबर भी लिख सकते हो, फिर एपी बना सकते हो। मैं सीधा एपी बना रही हूँ।
पहला 2 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है, वो क्या है 12 है। अब 12 में 3 3 ऐड करते जाएंगे तो वो क्या होगा, आगे वाला नंबर आता जाएगा। 12 में 3 ऐड करेंगे 15। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या अलग अलग देख भी सकते हो भाई 13 डिविजिबल बाय है, नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है तो 15 आ गया, फिर 16 नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 है, हाँ फिर 18 आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं सीधा करवा रही हूँ। फर्स्ट टर्म आने के बाद जिससे डिविजिबल बाय चाहिए उसको ऐड करते जाओ। ठीक है, इसमें 3 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। अब 3 टर्म निकल गई। अब हम देखते हैं लास्ट टर्म क्या होती है। लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। उसके बाद तो 100 आएगा तो वो तो 3 डिजिट नंबर है तो 99 है। क्या 99 डिविजिबल बाय 3 है? यस है। तो मतलब लास्ट डिजिट क्या है 99। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म बतानी है। हाउ मैनी डिजिट आ गया, हाउ मैनी 2 डिजिट आ गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म बतानी है। तो सबसे पहले ए क्या आ रहा है यहाँ से 12, डी निकालेंगे A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 12 3, और इसमें an है, ये हमारी क्या है लास्ट टर्म दी हुई है। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या दी हुई है 99। ठीक है, लास्ट टर्म को an कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें हाउ मैनी डिजिट बताने हैं ना, नंबर बताना है तो मतलब n निकालना है। सीधी सी बात है। अब an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 99, a की वैल्यू 12 प्लस n निकालना है इंटू डी की वैल्यू 3। 99 इज इक्वल टू 12 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3। 99 इसको सोल्व करो, 12 प्लस 3n माइनस 3 99 क्या है, प्लस का 12 और माइनस का 3 है, 9 हो गया। 9 प्लस 3n। ठीक है, इसको इधर सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको इधर सोल्व करेंगे तो क्या होगा 99, यहाँ 9 किसका है प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा। यहाँ क्या होगा 3n, 9 जाएगा तो ये 90 बच जाएगा इज इक्वल टू 3n। ठीक है, 90 यहाँ किस में मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा n। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, n की वैल्यू मतलब अब हम क्या लिखेंगे कि जो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर पूछा था डिविजिबल बाय 3, मतलब कितने नंबर डिविजिबल बाय 3 होते हैं 2 डिजिट 30। तो यहाँ लिखेंगे आप यहीं तक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप आगे इसको लिखना चाहें ना भाई, इसका आंसर लाइनिंग में देना चाहें तो लिखोगे सो देयर आर 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 8। अब करते हैं हम एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द 11th टर्म। हमें 11th टर्म बतानी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। इस क्वेश्चन की मेन पॉइंट क्या है कि लास्ट टर्म में से 11th टर्म बतानी है टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी दी हुई है, इसमें क्या है पीछे से जो 11th नंबर टर्म पर आएगी वो टर्म बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस एपी को दोबारा बना लेते हैं पीछे से। ठीक है, वैसे तो इस मेथड से इस एपी से भी निकाल सकते हैं पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको दूसरे मेथड से करवाती हूँ, इजी मेथड से। ठीक है, तो हम एपी दोबारा बनाते हैं। एपी क्या बनेगी, जो लास्ट टर्म है ना उसको अब हम फर्स्ट टर्म बना लेंगे क्योंकि लास्ट से 11th टर्म बतानी है हमें। तो फर्स्ट टर्म क्या है -62। अब देखो इनके बीच का गैप कितना है 3, इनके बीच का गैप कितना है -3 है ना। अब क्या करेंगे इसमें से माइनस कर करके लिख देंगे, आगे की टर्म निकालेंगे। जैसे ये A1 आ गया तो A2 निकालेंगे ना, उसको 3 लेस करके लिख देंगे।
ठीक है। तो -62 में से 3 को लेस करेंगे तो क्या आएगा वो -57, 3 लेस कर रहे हैं ना, सॉरी, हाँ, क्योंकि इनके बीच में कितना है डिफरेंस, 3 का है, तो हम इसमें 3 लेस करेंगे तो वो 59 आएगा। ठीक है, 63, फिर आगे वाली थर्ड टर्म निकालेंगे तो वो क्या आएगी 56 बट माइनस की। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, अब इसको ना उल्टा लिख लो, जैसे 3 टर्म इनफ होती है डी निकालने के लिए, हमें आगे थोड़ा गैप दे के लिखेंगे 4, 7 और 10। ठीक है, ये हमारी नई एपी बन गई। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें ए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले -62, अब डी निकालेंगे तो डी क्या होगा A2 - A1। ठीक है, तो A2 है -59 माइनस 62, -59, अब प्लस माइनस 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 प्लस 62, अब प्लस के 62 में से माइनस का 59 जाएगा तो क्या होगा प्लस का 3 बच जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आता है फर्क कि हम लास्ट में से निकालते हैं ना, लास्ट में से जब भी कोई टर्म निकालनी होगी तो डी चेंज होगा, डी के साइन में चेंज होगा। अगर हम इस तरीके से निकालते तो डी क्या आ रहा था 7 - 10 होता तो -3 आता, पर लास्ट में से निकाल रहे हैं इसलिए -3 नहीं प्लस का 3 आएगा। ठीक है, अब डी की वैल्यू आ गई, मेन डी था, बाकी उसी तरीके से करेंगे। एन क्या कर लेंगे, 11th टर्म बतानी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें 11 दिया हुआ है। अब ए एन निकालो, ये चीज निकालनी है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें सबकी वैल्यू पुट करो, हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहाँ पुट करते हैं, ए एन निकालना है, ए -62 प्लस एन -1 इंटू डी, एन 11 -1 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है +3। इसको सॉल्व करो, -62, 11 - 1 10 इंटू 3, ए एन इज इक्वल टू -62 प्लस 10 3 ज़ा 30, ये हो गया जी हमारा -32। ए एन की वैल्यू क्या आ गई -32। क्या है कि अगर हम इधर से निकालेंगे 11th टर्म क्या होगी -32 होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं, सो दी 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज -32। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप इस चीज को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, वरना जो मैं लाइन बताती हूँ वो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल है हमारा, ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कि हम ना 1000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं 8% जो इंटरेस्ट की रेट है सिंपल इंटरेस्ट पर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर एक साल के एंड में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, जो इंटरेस्ट आएगा उसे एक एपी की फॉर्म देना है। अगर वो एक एपी है, इफ सो मतलब अगर वो एक एपी है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। कहता है अगर वो एक एपी है तो 30 सालों का इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, 30 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हुआ, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका ना ईच ईयर हमें क्या करना है, हर एक साल के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर, ये भी लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, या सीधा फर्स्ट ईयर का लगाएंगे तो क्या है, अमाउंट क्या है हमारी 1000 मल्टीप्लाई रेट 8%, टाइम फर्स्ट ईयर का है तो 1 बाय में 100।
सॉल्व करो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 8 1 जा 8 को ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई 80। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 1000, रेट सेम रहेगा, टाइम चेंज हो जाएगा, 2 ईयर बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 2 जा 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 रुपीज आ रहा है ये। इसी तरीके से थर्ड ईयर का कैलकुलेट करेंगे। थर्ड ईयर का क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टाइम बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 जा 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। तीन सालों का इंटरेस्ट निकाल लिया, इतना इनफ है हमें चेक करने के लिए क्या ये किपी है। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या आ गई, यहाँ लिखते हैं 80, 160 और 240। ठीक है, हम चेक करते हैं क्या एक एपी है। एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ता है। ठीक है, यानी डी निकालना पड़ता है। D1 का क्या फॉर्मूला होगा, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, A2 माइनस A1, 160 माइनस 80, 80 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है, 240 माइनस 160, 80 आ गया। 2 डी निकाल लिया हमने, दोनों डी सेम आ रहे हैं, मतलब थर्ड भी सेम होगा। तो 2 चेक कर लिए, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। D1 80 और D2 भी 80, मतलब ये दोनों डी सेम आ रहे हैं, तो क्या है, एक एपी फॉर्म करता है। तो हम क्या लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर, द लिस्ट ऑफ नंबर form an AP, form an AP because their common difference is same। ठीक है, क्या है, ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म कर रही है, इंटरेस्ट वाली लिस्ट की नंबर। इंटरेस्ट का हमें लिस्ट बनानी थी और वही चेक करना था ना, तो एपी आ गई, मतलब क्या है, अब हमें 30 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो आगे करते हैं हम अभी। सबसे पहले क्या करना है, अब हमें 30 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू लिखेंगे, तो जो हमने लिस्ट बनाई थी, यहाँ जो नंबर की लिस्ट आई थी हमारे पास इंटरेस्ट से, वहां से ए की वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट इंटरेस्ट क्या था, 80 रुपीज था, और डी भी क्या आएगा, A2 माइनस, अभी हमने निकाला है डी, यहाँ 80 आया था ना, तो डी भी 80 आ गया। एन कितना दिया हुआ है, 30 सालों का इंटरेस्ट बताना है, और ए एन निकालना है, अभी कितनी अमाउंट होगी वो निकालनी है। एन की वैल्यू दी हुई है, मतलब A30 निकालना है। ठीक है, तो अब एन का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, 80 प्लस एन कितना है, 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी, 80। 80 प्लस 29 इंटू 80, यहाँ होगा 80 प्लस, ये हो जाएगा जी 2320, इसमें 80 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। ये क्या आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई, यानी A30 की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू हमें दी हुई है ना, तो ये क्या आ गई, A30 की वैल्यू आ गई। मतलब 30 सालों का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 2400 होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, इन ए फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है, देर आर 23 रोज प्लांट इन दी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट किए गए हैं।
ठीक है, प्लांट्स है, मतलब फर्स्ट रो में 23 रोजेज है और 21 इन दी सेकेंड रो, सेकेंड रो में 21 है, फर्स्ट में 23, फिर 21, 19 इन दी थर्ड और 19 है वो थर्ड में है। ठीक है, इसको ना अभी सम अकॉर्डिंग करें, ये तो मैं स्टेटमेंट समझा रही थी, फिर एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ही है। ठीक है, आगे आगे देयर आर 5 रोज प्लांट इन दी लास्ट रो, लास्ट रो में 5 रोज प्लांट किए गए हैं। हाउ मैनी रोज आर देयर इन दी फ्लावर बेड, कि फ्लावर बेड जो रोज होगी, जैसे फर्स्ट में 23, फिर 21, फिर 19, फिर जो लास्ट आएगी उसमें 5 है, तो ये टोटल कितनी रोज बनेगी ये बताना है हमें। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इनका सॉल्यूशन बताती हूँ आपको। ठीक है, तो हम एपी बनाते हैं सबसे पहले। एपी क्या बनेगी, फर्स्ट में क्या है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट रो में 23, फिर 21, फिर 19 और फिर ऐसे ऐसे करते जो लास्ट रो है ना उसमें 5 है। अब टोटल बताओ ये कितनी रो बन गई। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। अब इसको लिखते हैं इस तरीके से, ये क्या है 23, फिर 21, फिर 19 और फिर लास्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी 5। ठीक है, सारी वैल्यू हमें दी हुई है, हमें बताना क्या है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड। हाउ मैनी आ गया मतलब नंबर ऑफ टर्म, हाउ मैनी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म बताना। ठीक है भाई, कितनी रो बनेगी n बताना। ठीक है, तो यहाँ से a लेते हैं हम 23, d निकालेंगे 21 माइनस 23, यहाँ फॉर्मूला वही होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 21 में से 23 जाएगा तो -2, डी की वैल्यू आ गई। और फिर n हमें निकालना है और लास्ट टर्म क्या होती है an होती है, यानी an हमें 5 दी ही है। ठीक है, अब an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 23 प्लस n की वैल्यू निकालना ही है -1 इंटू डी -2 और ये क्या है 5 an। इसको सॉल्व करो, 5 इज इक्वल टू 23 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2n और +2, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 23 प्लस, अब ब्रैकेट ऑन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी और प्लस प्लस 5 इज इक्वल टू 23 और प्लस का 2 है तो 25 हो गया, 25 माइनस 2n। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम। यहाँ क्या किस में है, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 5 माइनस 25 इज इक्वल टू -2n। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस का 25 है प्लस का 5 है तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे क्या है साइन माइनस का है तो माइनस का 20 और यहाँ 2n, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस से माइनस कैंसिल, 20 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी n इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इसको लाइन के फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, सो देयर आर 10 रो इन दी फ्लावर बेड, मतलब कि जो ये रोज बनेगी 10 रो में ये सारे रोजेस होंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, एंड देयर इज अ सरप्राइज फॉर क्लास 9th 10th 11th and 12th student. Soon you will get your surprise. If you like my video, please give me a thumbs up and subscribe my channel to get all the notification of my videos. Thanks for watching.